नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बहुत सारे लोग यह जानकारी चाहते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के सॉल्व कराना चाहिए। तो बिल्कुल बीपीएससी के बिहार पीसीएस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रायोजित जो परीक्षा है, भारतीय इतिहास के जो भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा है उस सब का रिवीजन हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग कुछ लोग इसमें ज्ञान मत दीजिएगा कि यह टीचर वाली भर्ती की नहीं है। दरअसल आपको बता दूं, ये जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है ये सभी बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए हैं, जो पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। और बीपीएससी परीक्षा आपका टीचर भर्ती वाली भी करा रही है। तो और यह भी आपको बता दूं कि यह जो भी प्रश्न है ये सभी एनसीईआरटी वाले ही प्रश्न है, यह एनसीईआरटी की ही सीरीज है। तो जो लोग बीपीएससी टीचर भर्ती बीपीएससी टीआरई में टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो काफी खास होने वाला है। इसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रायोजित परीक्षा में जो प्राचीन इतिहास के प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न है और आधुनिक इतिहास के प्रश्न है, वह सब समावेशित हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करता हूं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो रही है और ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के ही हैं, क्योंकि बीपीएससी का यह शुरू से रहा है। बीपीएससी के जितने भी प्रश्न होते हैं वह सभी एनसीईआरटी की सीरीज से ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से मैं करा दूंगा। जो भी प्रीवियस ईयर लगभग 250 से 300 क्वेश्चन पूरा व्याख्या के माध्यम से मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे इसे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं? पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक सूत्र होता है LMK। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपका लोहरादेव है, फिर मेहरगढ़ है, फिर कोल्डिहवा है। तो लोहरादेव तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, लेकिन इन सभी ऑप्शन में से विकल्प डी जो होगा आपका मेहरगढ़, ये आपका सही होगा। तो विकल्प डी। देखिए बीपीएससी 2018 में यह प्रश्न आपका पूछा है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व की मध्य मानव बचाव का चित्र है। हालांकि मेहरगढ़ से भी सबसे पुराना साक्ष्य जो है आपका वह लोहरादेव है। लोहरादेव ऑप्शन में रहे तो आप कर सकते हैं। और लोहरादेव कहाँ है? संत कबीर नगर में है लोहरादेव। ठीक है, तो देखिए कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लोहरादेव है। ठीक है, यहाँ से 7000 से 9000 बीसी के मध्य मानव बसाव के बसने और निश्चित तौर पर 6400 बीसी के चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो लोहरादेव जो आपका संत कबीर नगर में है, यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं, वो भी चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं लोहरादेव से। ठीक है, उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल पहले क्या था? मेहरगढ़ माना जाता था, लेकिन अब लोहरादेव माना जाता है। LMK या सूत्र ध्यान रखिएगा, LMK लोहरादेव, मेहरगढ़, कोल्डिहवा। ठीक है, इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर लोहरादेव से, मेहरगढ़ से, कोल्डिहवा से तीनों जगह से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं और तीनों जगह से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और कोल्डिहवा जो है 6500 बीसी में यहाँ पर चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो यह सूत्र आप लोग जो भी ध्यान रखिएगा, LMK। ठीक है, हालांकि लोहरादेव रहता तो लोहरादेव ही सही माना जाता, लेकिन अब मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको कैलकुलोथिक युग भी कहा जाता है? एकदम एनसीईआरटी फैक्ट सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये देखिए बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है, कैलकुलोथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। जब पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार और बर्तन बनाए जाने लगे तो उस कालखंड को हम ताम्र पाषाण युग कहते हैं। व्याख्या देखिएगा, ताम्र पाषाण युग को कैलकुलोथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्र पाषाण संस्कृतियां कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? ईंट, मनके और अस्थियां से संबंधित यह चैप्टर है। मुझे बार बार बताना पड़ रहा है, मुझे बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहने लगेंगे ये पीसीएस का क्वेश्चन है। पीसीएस मत देखिए भैया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही आपका टीचर की भर्ती करा रही है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीचर की बहुत ज्यादा नहीं आए हुए हैं तो कहां से आ सकता है? ठीक है, तो देखिए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग हुआ है। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन हैं वह लाल रंग के हैं और उस पर जो चित्रकारी की गई है ना, वो काले रंग से चित्रकारी की गई है। बीपीएससी में यह प्रश्न आपका पूछा है। आगे देखिएगा, एकदम बीपीएससी वाला प्रश्न ही उठा रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है,
हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, देखिए प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में जो था ना, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो चाक होता था उसको पैर से चलाया जाता था। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, लेकिन परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग के हो जाते थे, हल्के भूरे लाल रंग के हो जाते थे। देखिए मिट्टी के जो बर्तन बना, आज भी मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं उसमें हल्का सा रेत कुम्हार जरूर डालता है। ठीक है, तो देखिए मिट्टी के बर्तन जो होते थे लाल रंग के होते थे, लेकिन चित्रकारी जो की जाती थी वो काले रंग से की जाती थी, इसीलिए इसे लाल काला मृदभांड कहा जाता है। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। एकदम ईंट मनके और अस्थियां वाला चैप्टर से लिया गया है ये सब। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। यार अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इतिहास के, उसका रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आपकी तैयारी होगी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। ठीक है, ओनली इतिहास सब्जेक्ट। देखिए सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता को किस युग में रखते हैं? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तरैतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में? तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जब पुरातात्विक साक्ष्य तो मिल रहे हैं, लिखित साक्ष्य भी मिल रहा है, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता हो, ऐसे कालखंड को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता था। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का जो कालखंड है उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे, मतलब आधा अधूरा इतिहास। ठीक है, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था परंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एकदम बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है और पीजीटी में भी आया हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह आपका नगर नियोजन। नगर नियोजन, तो नगर नियोजन तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है नगर नियोजन भैया। पक्की ईंट से बनी हुई इमारतें, यह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रथम असली मेहराब, ये मेहराब नहीं था, पूजा स्थल नहीं था, कला और वास्तुकला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है तो पक्की ईंट से बनी इमारतें। ठीक है, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। बीपीएससी में यह प्रश्न आपका पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे भैया। पक्की ईंट से बनी हुई इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, देखिए स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, इनकी सतह पक्की ईंटों की, देखिए मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार है ना उसका जो सतह है, उसका जो तल है ना वो पक्की ईंटों का बनाया गया है, जिसे जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। जिप्सम और मोर्टार द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा भैया? सिकंदरिया है कि महास्थानगढ़ है या नागपट्टनम है या लोथल है? तो हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। लोथल विकल्प बी जो है आपका सही है। देखिए हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल मिला है? टेराकोटा मतलब मिट्टी का, मिट्टी की जो भी कलाकृतियां होती हैं उसे टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थल जहां से टेराकोटा का हल मिला हुआ है तो बनावली से मिला हुआ है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए बनावली कहाँ है? बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और यह आपका हरियाणा में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है बनावली। ठीक है, टेराकोटा का हल मिला हुआ है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है परीक्षा में। निम्नलिखित में से देखिए जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सभी बीपीएससी में आने वाले प्रश्न हैं और इतना बढ़िया बेहतरीन जानकारी आप लोगों को नहीं मिलेगी जो जानकारी हमारे द्वारा दिया जा रहा है। बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इतिहास के वो सब कुछ मैं आपको खोलकर पिला दूंगा, आपको दे दूंगा। कम से कम उस पर भी मेहनत करिए टीजीटी और पीजीटी के लिए, सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। प्रश्न 8 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो अब देखिए इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग को बीपीएससी का भी आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी किस तरह से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? देखिए राखलदास बनर्जी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं, के.एन. दीक्षित भी हैं, माधव स्वरूप वत्स भी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। ठीक है, बी.ए. स्मिथ नहीं है भैया, बी.ए. स्मिथ नहीं है, विकल्प डी।
1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। वर्ष 1926-27 से, देखिए 1926 से 1933 तक, 1926-27 से 1933-34 तक माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातत्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष, जेपी जोशी आदि ने इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित रहे, बल्कि ये भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। प्रश्न 9 देखिएगा, बुगोचकोई का महत्व इसलिए है कि बुगाचकोई का महत्व क्यों है? वहां जो देखिए बुगोचकोई दरअसल है या मध्य एशिया में बुगाचकोई है जहां पर वैदिक देवताओं के क्या है उल्लेख मिले हैं। ठीक है, तो विकल्प ए आपका सही है। वहां जो अभिलेख मिल प्राप्त हुए हैं बुगोचकोई में उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। बुगोचकोई से 14वीं सदी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, प्रसिद्ध 10 राज युद्ध का वर्णन किस नदी के तट पर किया गया है? नहीं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? भैया जो 10 राज युद्ध हुआ था ना वो पुरुषोड़ी नदी के तट पर हुआ था, मतलब रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी का प्राचीन नाम जो है पुरुषोड़ी नदी है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। 10 राज युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। यह भी प्रश्न आता है। तो देखिए 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध पुरुषोड़ी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। वह 10 राजाओं के संघ कौन थे? अनु, पुरु, तुरु, यदु, दुहि, अनिल, भक्त, भनालस, शिवी और विषाणिल। ठीक है, इन 5 जनों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अनु, दुहि, यदु, पुरु और तुरुष। ठीक है, 5 लघु जनजातियों का समूह भी सम्मिलित था इसमें। और ये 10 राजाओं का जो संघ था उसमें 10 राजाओं का जो संगठन था, ठीक है, महागठबंधन था, उसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। और राजा सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ ऋषि थे। वशिष्ठ ऋषि थे, ये भी ध्यान रखिएगा। पुरोहित जो विश्वामित्र थे वह 10 राजाओं के संगठन के पुरोहित थे, और राजा सुदास के अकेले पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ ऋषि थे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी सुदास जीत गए और 10 राजाओं का संघ हार गया। प्रश्न 11 देखिएगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? भैया 9वां मंडल है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, विकल्प सी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। तो 9वें मंडल में कितने मंत्र हैं? 114 मंत्र हैं। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 9वां मंडल सोम को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। सोम आर्यों के मुख्य पेय था। तो सोम जो है एक प्रकार का पेय पदार्थ भी है जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, मतलब विराट पुरुष की जो परिकल्पना की गई है, वर्ण व्यवस्था की जो परिकल्पना की गई है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल से की गई है। प्रश्न 12 देखिएगा, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम और उसके पेय पर नामांकित देवता से संबंधित है। सोम देवता से संबंधित है 9वां मंडल, विकल्प डी। 7वां मंडल किससे संबंधित है? 10 राज युद्ध से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? 10वें मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? 3रे मंडल में है। जबरदस्त तरीके से तैयारी होगी, घबराइए मत आप लोग। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में सम्मिलित है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। जिनको भी एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट नोट चाहिए, कंप्लीट टेस्ट 3 चाहिए, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। प्रश्न 14 देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, 4 ऑप्शन है, कुंडग्राम में हुआ था। भैया कुंडग्राम हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और एक बात और बता दो, बुद्ध गौतम बुद्ध और महावीर से संबंधित और महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब देखिए कितनी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, बुद्ध और महावीर से संबंधित। देखिए महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, कुंडलपुर में, वैशाली के कुंडलपुर के निकट। ठीक है, और 599 बीसी में इनका जन्म होता है। कई जगह 540 रहता है, लेकिन 599 बीसी आप सही मानकर चलिएगा। इनकी माँ का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला जो थी वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के चेटक की बहन थी। ठीक है, और उनके पिता जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञातक क्षत्रिय वंश की क्या थे? प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण में एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी उद्धृत किया गया है। देखिए ये सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी से हैं।
इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यह जन्मतिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जो देखिए 599 भी आता है, 540 भी आता है, 599 आप सही मानकर चलिएगा, क्योंकि जो महावीर स्वामी थे वो भगवान बुद्ध से पहले के थे। ठीक है। प्रश्न 15 देखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो यह पावापुर में होती है। राजगृह के पावापुर में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 BC में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में इनका देहावसान हो गया। तो 599 BC इनका जन्म और 527 BC इनकी मृत्यु। प्रश्न 16 देखिएगा, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे उनके जमाता जमाली थे। विकल्प ए जो है आपका सही है। भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के वहां 599 BC में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। इस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुव्रतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की थी। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है निम्न प्रकार थे: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, आर्यभक्त, सुधर्मण, मांडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकम, यह सब अलग थे। 11 गणधर थे। देखिए महावीर स्वामी के जितने भी शिष्य थे ना वो गणधरों में विभाजित थे और कुल 11 गणधर थे। यह ध्यान रखिएगा, 11 गणधर थे, मतलब उनके शिष्य जो थे गणधर कहा जाता था उनको। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। 14 पूर्व को पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहते हैं। विकल्प सी जो है आपका सही है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभुत विजय भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। प्रश्न 18 देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बी। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से भी सबसे पहले ऋषिपत्तन आए। इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों और दुख का अंत अनेक उनके समाधान से संबंधित है तथा इसे 4 आर्य सत्य भी कहते हैं। तो देखिए भगवान बुद्ध का जो तपस्या हुआ था ना वो 6 वर्ष का लगभग तपस्या हुआ था। 29 वर्ष की आयु में वो घर छोड़कर निकल गए थे और 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। प्रश्न 19 देखिएगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था कुशीनगर में। देखिए कितनी बार ये सब प्रश्न पूछा गया है। गौतम बुद्ध और महावीर से संबंधित प्रश्न ध्यान रखिएगा आप लोग। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में किया था। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में भगवान बुद्ध सबसे अधिक समय तक रहे और वहीं पर सबसे ज्यादा उपदेश भी दिए थे। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। ठीक है। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया, जिससे उनको क्या हो गया? कौन सा रोग हुआ? रक्त तीसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के कारण ही कुशीनगर में मल्लगढ़ राज की राजधानी थी कुशीनगर, वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो 563 में जन्म होता है और 483 BC में इनका देहावसान हो जाता है। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, त्रिपिटक किसकी धार्मिक ग्रंथ है? शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। यह जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। विकल्प डी जो है आपका सही है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म संघों में बौद्ध धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। देखिए विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम है। देखिए बौद्ध धर्म के जो नियम है और बौद्ध संघ से के संबंधित नियम है विनय पिटक में। शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं बौद्ध धर्म के। प्रश्न 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात है समान नहीं है? तो देखिए कौन समान नहीं है? अहिंसा तो समान है। वेदों के प्रति उदासीनता भी दोनों धर्मों की थी। रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी इन दोनों धर्मों में देखने को मिलती है। कौन सी बातें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन, मतलब जैन धर्म जो है आत्मदमन को मानता है। ठीक है, आत्मनियंत्रण को ज्यादा मानता है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था।
देखिए आत्मदमन आपके बौद्ध धर्म में भी है, लेकिन जैन धर्म का थोड़ा कठिनाई ज्यादा है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे वो मोक्ष के लिए कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक बताया। प्रश्न 22 देखिएगा, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है, अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है बोध गया में बोध वृक्ष। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये सब। देखिए यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। राजा, किसान और नगर जो चैप्टर क्लास 12 का यह चैप्टर है उसे संबंधित है। महाबोधि मंदिर स्थित भगवान बुद्ध, भगवान वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे। मतलब कि बोध गया में जो बोध वृक्ष है ना, वह बोध वृक्ष नहीं है जो वहां पर भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे, वह उस वंश का मतलब उस वृक्ष का 5वीं पीढ़ी है। हिंसा के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं सदी में, देखिए जो मूल वृक्ष था, भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस मूल वृक्ष को शशांक ने नष्ट कर दिया था, ठीक है। इसके साथ इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए थे जो नष्ट हुए। उसके बाद 2 और वृक्ष रोपित हुए थे, फिर उसके बाद नष्ट कर दिया गया। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है, केवल उसकी गिरी हुई पत्तियों को ही छूने व उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, देखिए 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पुरुवर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया था। अतः यह 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर से 5वीं पीढ़ी का बताया है। तो कुछ लोग 6वीं पीढ़ी का बताते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से समझिए 5वीं पीढ़ी का है, क्योंकि बीपीएससी इसे क्या मानता है, बिहार की सरकार क्या मानती है, 5वीं पीढ़ी का मानती है। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आजीविकों ने। विकल्प जो है आपका सही है। देखिए मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कड़ चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। प्रश्न 24 देखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखलीपुत्र गोशाल थे। मखलीपुत्र गोशाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग करके आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। प्रश्न 25 देखिएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के जो संस्थापक हैं वह है उदयन, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर किला बनवाकर की। अब देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो हरेंद्र वंश का शासक था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। कहाँ की थी भैया? गंगा और सोन नदियों के संगम में की थी, ठीक है। मगध साम्राज्य की राजधानी देखिए मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी रही है वो राजगृह रही है, और राजगृह से पाटलिपुत्र जो राजधानी स्थानांतरण किया गया था यह उदयन के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा। मतलब 3 महान वंशों की राजधानी पाटलिपुत्र रहा है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, अभी बनाया नहीं हूं, अभी तो यह पहली प्लेलिस्ट है, पहली वीडियो है, ठीक है। और जो लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसमें नोट भी मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। जो भी लोग करना चाहते हो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।